चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 12 के स्वतंत्र भारत में राजनीतिक वाले पुस्तक में चैप्टर 8 है। चैप्टर के नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। देखेंगे थोड़ा परिचय देख लें तो इस अध्याय में हम पिछले 2 दशकों की भारतीय राजनीति का एक संक्षिप्त जायजा लेंगे। इस अवधि में कुछ जटिल किस्म की बदलाव आए और कई कारकों ने एक साथ मिलकर इस अवधि में अप्रत्याशित परिणाम दिए और राजनीति के इस नए दौर का पूर्वानुमान कर पाना असंभव था और अब भी इसे समझना बहुत कठिन है। इस दौर के बदलाव बड़े विवादास्पद है क्योंकि इनके साथ संघर्ष के कुछ गहरे मसले जुड़े हुए हैं और हम सब अभी इन बदलावों से इतने दूर नहीं जा पाए हैं कि इसके स्वरूप को साफ साफ परख सके। बहरहाल इस दौर में राजनीतिक बदलावों को लेकर हम कुछ बुनियादी सवाल कर सकेंगे, जैसे गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा, तो उसके बाद मंडलीकरण क्या है और इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वभाव को किन रूपों में बदला जाता है, और राजनीति के लामबंदी के लिहाज से राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस ने क्या विरासत छोड़ी और नीतिगत मामलों पर एक सर्वसहमति सी बन गई है और इसका राजनीतिक विकल्पों के चयन के लिहाज से क्या असर हुआ है। और उसके बाद यद्यपि यह अध्याय इन सवालों के जवाब नहीं देता और इस अध्याय में आपको कुछ जरूरी सूचनाएं दी गई है और कुछ तरीके बताए गए हैं कि ताकि हम जब आप इस किताब को आखिरी तक पढ़ ले तो आप ये सवाल पूछ सकेंगे कि उनके जवाब तलाश सकेंगे। और ये सवाल राजनीतिक लिहाज से संवेदनशील है, लेकिन मात्र इसी कारण से हम इन सवालों को पूछने से बच नहीं सकते और आज़ादी के बाद भी भारतीय राजनीति के इतिहास को आखिर पढ़ने का मकसद ही यही है कि हम अपने वर्तमान को समझ सकें। जैसे यहाँ कुछ दिया गया है कि 1990 के दशक में विभिन्न राजनीतिक दलों ने बड़ी अफरा तफरी मची और इस कार्टून को यहाँ कार्टून लिख दिए गए। कार्टून की ही तरह कईयों को यह सब ऊंची चरखी की सवाली जैसा जान पड़ा है और यहाँ कार्टून में राजीव गांधी, बीपी सिंह, एल के हैं और उसके बाद आडवाणी है, चंद्रशेखर है, ज्योति बसु है, एन.टी. रामाराव है और देवीलाल है, पीके है और महंत और के करुणानिधि को चरखी पर सवार दिखाया गया है जैसे यहाँ कार्टून में। ठीक है, चलिए देखते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1990 का दशक देखते हैं। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ दिनों बाद ही 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए। राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को इस चुनाव में भारी विजय मिले। 1980 के दशक के आखिरी के सालों में देश में ऐसे 5 बड़े बदलाव आए जिनका हमारी आगे की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। पहला, इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना 1979 के चुनाव से कांग्रेस की हार है और जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा की 415 सीटें जीती थी वह इस चुनाव में महज 197 सीटें ही जीत सकी। 1991 में एक बार फिर मध्यावधि चुनाव हुए और कांग्रेस इस बार अपना आंकड़ा सुधारते हुए सत्ता में आई। बहरहाल 1989 में ही उस परिघटना की समाप्ति हो गई थी जिससे राजनीतिक विज्ञानी अपनी खास शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहते हैं और यह बात तो प्रकट ही है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही है और 1989 के बाद भी देश पर किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज्यादा दिनों तक रहा, लेकिन दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इससे पहले के दिनों में हासिल थी वैसे अब नहीं रही। और दूसरा बड़ा बदलाव राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय था। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा के नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। इन सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए और अन्य पिछड़ा वर्गों को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवादों को मंडल मुद्दा कहा जाता था। इसने 1989 के बाद की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। तीसरी, विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीतियां अपनाई वे बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार के नाम से भी जाना जाता है और इनकी शुरुआत राजीव गांधी की सरकार के समय हुई थी और 1991 तक ये बदलाव बड़े पैमाने पर प्रकट हुए। आज़ादी के बाद से अब तक
भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चलती आई थी वह इस नए आर्थिक सुधारों के कारण मूल्यगामी अर्थों में बदल गई और नई आर्थिक नीति की विभिन्न आंदोलनों की संगठनों की तरफ से भरपूर आलोचना हुई। बहरहाल इस अवधि में जितनी सरकारें बनी सबने नई आर्थिक नीति पर अमल जारी रखी। चौथी घटनाओं के एक सिलसिले की परिणति अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध है, उसके विध्वंस के रूप में हुई। और यह घटना 1992 के दिसंबर महीने में घटी थी और इस घटना ने देश की राजनीति में कई परिवर्तनों को जन्म दिया और उनका प्रतीक बनी। और इस घटना से भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई और इस बदलाव का संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से है। इस सिलसिले को आखिरी बात यह है कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और उसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुए। राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौर पे थे, तभी लिट्टे से जुड़ी श्रीलंकाई तमिलों ने उनका हत्या कर दी। 1991 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आई और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना और उसके बाद गठबंधन का युग देखें तो 1989 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया था। कांग्रेस अभी भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत में न होने के कारण उसने विपक्ष में बैठने का फैसला लिया और राष्ट्रीय मोर्चों को यानी यह मोर्चा जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बना था। परस्पर विरोधियों को राजनीतिक समूह भाजपा और वाम मोर्चे ने समर्थन दिया और इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चों ने एक गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन इसमें भाजपा और वाम मोर्चे ने शिरकत नहीं की थी और कांग्रेस का पतन देखे। कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था से उसका दबदबा खत्म हो गया। उसके बाद अध्याय 5 में कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की चर्चा की गई थी। और क्या आपको यह चर्चा याद है कि 1960 के दशक के अंतिम सालों में कांग्रेस के एक छत्र राज्य को चुनौती मिली थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व फिर से कायम किया था। 90 के दशक में कांग्रेस की अग्रणी हैसियत को एक बार फिर चुनौती मिली थी। बहरहाल इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी प्रमुख हो गई। इस दौर में कांग्रेस के दबदबे के खात्मे के साथ बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ। यह तो निश्चित ही है कि आपने देश में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती आई है। हमारी संसद में हमेशा कई दलों के सांसद रहे और 1989 के बाद एक नई बात देखने में आई। अब कई पार्टियों इस तरह उभरी कि किसी एक दो पार्टी को वही अधिकांश वोट या सीट नहीं मिल पाते थे। इसका मतलब यह भी हुआ कि 1989 के बाद से लोकसभा के चुनावों में कभी भी किसी एक पार्टी को 2014 तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस बदलाव के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार का दौर शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि पुनः 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा दल को अकेले बहुमत प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखें गठबंधन की राजनीति के बारे में देखें। 90 का दशक कुछ ताकतवर पार्टियों और आंदोलन के उभार का साक्षी है। इस पार्टियों और आंदोलनों ने दलित तथा पिछड़े वर्ग यानी अन्य पिछड़े वर्ग या उसके बाद ओबीसी की नुमाइंदगी की और इस दलों ने में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी मदद दमगार दावेदारी की और 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार में इस पार्टियों ने अहम किरदार निभाए। संयुक्त मोर्चा 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे के ही समान थे, क्योंकि इसमें भी जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी और इस बार भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया। संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल था और इससे पता चलता है कि राजनीतिक समीकरण किस कदर छुई मुई थे। 1989 में भाजपा और वाम मोर्चों दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चों की सरकार को समर्थन दिया था, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। इस बार वाम मोर्चे ने गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, लेकिन संयुक्त मोर्चे की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। दरअसल कांग्रेस और वाम मोर्चे दोनों इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। अब बहरहाल उन्हें ज्यादा दिनों तक सफलता नहीं मिली और भाजपा ने 1991 तथा 1996 के चुनावों में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। 1996 के चुनावों में यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिला, लेकिन अधिकांश दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे और इस वजह से
भाजपा की सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सके। आखिरकार भाजपा एक गठबंधन यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के अगुआ के रूप में सत्ता में आई और 1998 में मई से 1999 के जून तक सत्ता में रही और फिर 1999 के अक्टूबर में इस गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल की। उसके बाद राजग की इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 1999 के राजग सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया और इस तरह 1989 के चुनावों से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद से केंद्र में 11 सरकारें बनी। ये सभी या तो गठबंधन की सरकारें थी अथवा दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत की सरकारें थी जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुए थे। और इस नए दौर में कोई सरकार क्षेत्रीय पार्टियों की साझेदारी अथवा उनके समर्थन से ही बनाई जा सकती थी। यह बात 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, 1996 और 1997 की संयुक्त मोर्चा सरकार, 1998 और 1999 की राजग, 2004 और 2009 की संप्रग सरकार पर समान रूप से लागू होती है। और हालांकि 2014 में यह प्रवृत्ति बदल गई है। आइए अब तक जो हमने सीखा उसे इस बदलाव के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करें। माना जा सकता है कि गठबंधन सरकारों का युग लंबे समय से जारी कुछ प्रवृत्तियों की परिणति है और पिछले कुछ दशकों से भारतीय समाज में गुपचुप बदलाव आ रहे थे और इन बदलावों ने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया वे भारतीय राजनीति को गठबंधन की सरकारें के युग की तरफ ले गई है। देखते हैं केंद्रीय सरकार 1989 के बाद। तो ये है अवधि है गठबंधन सरकार के शामिल दल हैं। जैसे दिसंबर 1989 से या नवंबर 1919 से राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा और भाजपा का समर्थन था। और फिर है नवंबर 1990 और जून 1991 के राष्ट्रीय मोर्चा का एक तबका समाजवादी जनता पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस का समर्थन था। और फिर जून 1991 और मई 1996 तक कांग्रेस का था यानी AIDMK तथा कुछ अन्य दलों का समर्थन था। और उसके फिर मई 1996 से जून 1996 तक भाजपा अल्पमत सरकार बनी थी। और उसके बाद जून 1996 से अप्रैल 1997 तक कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा का सरकार बनी थी। फिर अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी। और फिर मई 1998 से अक्टूबर 1999 या फिर अक्टूबर 1999 या मई 2004 तक भाजपा नित्य राजग गठबंधन बनी थी। फिर मई 2004 और मई 2014 तक कांग्रेस नीति संप्रग गठबंधन सरकार बनी थी। फिर मई 2014 के बाद से फिर भाजपा नीति राजग की सरकार बनी थी। तो दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा था कि शुरुआती सालों में कांग्रेस कुछ में ही एक गठबंधन नुमा पार्टी थी और इसमें विभिन्न हित सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे। इस परिघटना को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता था। और पांचवें अध्याय में हम यह बात पढ़ चुके हैं कि 1960 के दशक से विभिन्न समूह कांग्रेस पार्टी से अलग होने लगे और उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। हम इस बात पर भी गौर कर चुके हैं कि 1977 के बाद के सालों में कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और इन सारे कारणों से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई। लेकिन कोई दूसरी पार्टी इस तरह से नहीं उभर पाई कि कांग्रेस का विकल्प बन सके। देखते अन्य पिछड़े वर्ग का राजनीतिक उदय देखें। इस अवधि का एक दूरगामी बदलाव था अन्य पिछड़े वर्ग का उदय। आप ओबीसी शब्द से परिचित होंगे। इससे विचार विवेचन की एक प्रशासनिक कोटि अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अदर बैकवर्ड क्लासेस का संकेत किया गया जाता है और यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से अलग एक कोटि है और जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की गणना की जाती है और इन समुदायों को पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। पिछड़े आपने छठे अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि पिछड़ी जातियों के अनेक तबके कांग्रेस से दूर जा रहे थे और उसमें कांग्रेस के लिए समर्थन कम होता जा रहा था और ऐसे में गैर कांग्रेसी दलों के लिए एक जगह पैदा हुई और इन दलों ने इस तबके का समर्थन हासिल किया। और आपको याद होगा कि गैर कांग्रेसी दलों के राजनीतिक अभ्युदय की अभिव्यक्ति 1977 की जनता पार्टी की सरकार के रूप में हुई। जनता पार्टी के कई घटक मसलन भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ग्रामीण इलाकों के अन्य पिछड़े वर्गों में ताकतवर जनाधार था और मंडल का लागू होना देखें तो 1980 के दशक में अन्य पिछड़े वर्गों के बीच लोकप्रिय ऐसे ही राजनीतिक समूहों को जनता दल ने एकजुट किया।
राष्ट्रीय मोर्चे को सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का फैसला किया और इससे अन्य पिछड़े वर्ग की राजनीति की सुगठित रूप से मदद मिली और नौकरी में आरक्षण के सवाल पर तीखे वाद विवाद हुए और इन विवादों से अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज्यादा सजग हुए। जो इस तबके को लामबंद करना चाहते थे उन्हें इससे का फायदा हुआ। इस दौर में ऐसी अनेक पार्टी आगे आई जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्गों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मांग की और इन दलों ने सत्ता में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी का सवाल भी उठाया और इन दलों का कहना था कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है और इसे देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का शासन में समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना लोकतांत्रिक कदम होगा। राजनीतिक परिणाम देखेंगे, उसके पहले देखें मंडल आयोग क्या है। तो दक्षिण के राज्यों में अगर बहुत पहले से नहीं तो भी कम से कम 1960 के दशक से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था और बहरहाल यह नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी। 1977 से 79 के जनता पार्टी की सरकार के समय उत्तर भारत के पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से आवाज उठाई गई। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस दिशा में अग्रणी थे। उनकी सरकार ने बिहार में ओबीसी के आरक्षण देने के लिए एक नई नीति लागू की। उसी के बाद केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बैठाया और इसके जी में पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारने के उपाय बताने का काम सौंपा गया और आजादी के बाद से यह दूसरा अवसर था जब सरकार ने ऐसा आयोग नियुक्त किया। इसी कारण आधिकारिक रूप से इस आयोग को दूसरी पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया। आमतौर पर इस आयोग की इसके अध्यक्ष बंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर भी उसके बाद इसके अध्यक्ष बंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है। और मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के पिछड़े तबकों के बीच शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने और इन पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। उसके बाद आयोग ने यह भी अपेक्षा की थी कि वह इन वर्गों के पिछड़े वर्गों को दूर करने के उपाय सुझाएंगे। आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिश पेश की और इस वक्त तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। आयोग का मशविरा था कि पिछड़े वर्गों की पिछड़ी जाति के अर्थ में अस्वीकार किया जाए क्योंकि अनुसूचित जातियों से इतर ऐसी अनेक जातियां हैं जिन्हें वर्ग व्यवस्था में नीचे समझा जाता है। और आयोग ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि इन पिछड़ी जाति की शिक्षा संस्थानों तथा सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है। इस वजह से आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थानों तथा सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और समाधान सुरक्षा जिनमें भूमि सुधार भी शामिल है। 1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चों को सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश में से एक को लागू करने का फैसला किया और यह सिफारिश केंद्रीय सरकार और उसके उपक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण देने के संबंध में थे। और सरकार के फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर उमड़ा और यह फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई। और यह प्रकरण इंदिरा साहनी केस के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ और सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में जिन लोगों ने अर्जी दायर की थी उनमें एक नाम इंदिरा साहनी का नाम भी था। 1992 के नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। राजनीतिक दलों में इस फैसले के क्रियान्वयन के तरीके को लेकर कुछ मतभेद था। बहरहाल अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों में सहमति थी। ये हैं बीपी मंडल हैं, इनका जन्म 1918 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1982 में हुई थी। 1967 से 1970 तक, 1977 से 1979 में बिहार में सांसद चुने गए और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की और इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का सिफारिश की। बिहार के समाजवादी नेता थे। 1968 में 1.5 माह तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। 1977 में जनता पार्टी में शामिल हुए थे। राजनीतिक
परिणाम देखें 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ और 1978 में वाम फेस का गठन हुआ। और यह सरकारी नौकरियों का सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था, और इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। इसी का परिवर्तित विकास दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है, और जिसके बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ और इस पार्टी की अगुवाई काशीराम ने की थी। और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा अपने शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी और इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था। लेकिन 1989 और 1991 के चुनावों में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली और आज़ाद भारत में यह पहला मौका था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन के बूते ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया था। दरअसल काशीराम के नेतृत्व में बसपा ने अपने संगठन की बुनियादी व्यवहार केंद्रित नीतियों पर रखी थी। बहुजन यानी अनुसूचित जाति और अन्य जन, उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक देश की आबादी में सबसे ज्यादा है और जनसंख्या के लिहाज से एक बहुत राजनीतिक ताकत का रूप ले सकते हैं। बसपा के आत्मविश्वास की इस तथ्य से बड़ा बल मिला था और इसके बाद बसपा राज्य में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी और उसने एक से ज्यादा दफे यहाँ सरकार बनाई। इस पार्टी का सबसे ज्यादा समर्थन दलित मतदाता करते थे और लेकिन अब इसने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अपना जनाधार बढ़ाना शुरू किया। भारत के कई हिस्सों में दलित राजनीति और अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने स्वतंत्र रूप धारण किया है और इन दोनों के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धा भी चलती रहती है। ये हैं काशीराम है, इनका जन्म हुआ है 1934 में, 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी। बहुजन समाज के सशक्तिकरण के प्रतिपादक और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, यानी बसपा के और सामाजिक और राजनीतिक कार्य के लिए केंद्र सरकार की नौकरी में इस्तीफा दी और वामफेस और उसके बाद DS4 और अंततः 1984 में बसपा की स्थापना की और कुशाग्र रणनीतिकार है और आप इनकी राजनीति सत्ता को सामाजिक समानता का आधार मानते थे और उत्तर भारत के राज्यों में दलित राजनीति के संगठन करता थे। ये उसके बाद सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में देखें। इस दौर में आया एक दूरगामी बदलाव धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय था और इसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बहसों को सरगर्म किया और हमने छठे अध्याय में पढ़ा कि आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया था और जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थन 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा बनाई और शुरू में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं ज्यादा बड़ा राजनीतिक मंच अपनाया और इसने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया। बहरहाल भाजपा को 1980 और 1984 के चुनाव में खास सफलता नहीं मिली। 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया। भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाई। हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को BD सावरकर ने गाढ़ा था और उसको परिभाषित करते हुए उन्होंने इसे भारतीय यानी और उसके शब्दों में हिंदू राष्ट्र की बुनियादी बताया और उनके कहने का आशय यह था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न सिर्फ पितृभूमि बल्कि अपनी पूर्ण भूमि की स्वीकार भी करे। और हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियादी पर ही बनाया जा सकता है। और वे यह भी मानते थे कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति ही हो सकती है। 1986 में ऐसे दो बातें हुई जो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रधान हो गई और इसमें पहली बात 1985 के शाहबानो मामले से जुड़ी हुई है और यह मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो का था और उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया
उसके बाद पुरातन पंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना और कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 यानी तलाक से जुड़े अधिकारों का पास किया और इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया गया। सरकार के इस कदम का कई महिला संगठन, मुस्लिम महिलाओं की जमानत तथा अधिकांश बहुजीवियों ने विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक रियायत तथा तुष्टीकरण का करार दिया। अयोध्या विवाद देखें। दूसरी बात, यह संबंध हैदराबाद जिला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में सुनाए गए फैसले से है और इस अदालत ने फैसला सुनाया कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खोल दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू यहाँ पूजा पाठ कर सके, क्योंकि वे इस जगह को पवित्र मानते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा था और बाबरी मस्जिद का निर्णय अयोध्या में मीर बाकी ने करवाया था और यह मस्जिद 16वीं सदी में बनी थी। मीर बाकी मुगल शासक बाबर का सिपह सलार था और कुछ हिंदू मानते थे कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर यह मस्जिद बनवाई गई थी और इस विवाद ने अदालती मुकदमे का रूप ले लिया था और मुकदमा कई दशकों तक जारी रहा। 1940 के दशक के आखिरी सालों में मस्जिद में ताला लगा दिया गया था क्योंकि मामला अदालत के हवाले था। जैसे कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुला, वैसे ही दोनों पक्षों में लामबंदी होने लगी और अनेक हिंदू और मुस्लिम संगठन का मसले पर अपने अपने समुदाय को लामबंद करने की कोशिश में जुट गए। भाजपा ने इसे अपना बहुत बड़ा चुनाव और राजनीतिक मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे कुछ संगठनों के साथ भाजपा ने लगातार प्रतीकात्मक और लामबंदी के कार्यक्रम चलाए और उसने जन समर्थन जुटाने के लिए गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली। विध्वंस और उसके बाद देखें, जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया और इसके अंतर्गत राम भक्तों से आह्वान कराया गया कि वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान करें और पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया था और अयोध्या में यह तनाव अपने चरम पर था। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह विवादित स्थल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। बहरहाल 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों में बहरहाल 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों में लोग आ जुटे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस की खबर से देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प हुई और 1993 के जनवरी में एक बार फिर मुंबई में हिंसा भड़की और अगले 2 हफ्ते तक जारी रही थी। अयोध्या की घटना से कई बदलाव आए थे। उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भाजपा की राज्य सरकार को केंद्र में बर्खास्त कर दिया गया। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का हलफनामा दिया था कि विवादित ढांचे की रक्षा की जाए और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर हुआ और भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर अफसोस जताया। केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया और उससे उन स्थितियों की जांच करने के लिए कहा और उनकी परिणति मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई थी। अधिकतर राजनीतिक दलों ने मस्जिद के विध्वंस की निंदा की और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध बताया। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस चल पड़ी और हमारे सामने कुछ वैसे ही सवाल आन परे खड़े हुए थे जैसे देश के बंटवारे के तुरंत बाद उभरे थे। बदलाव के समय देश के सामने सवाल था कि अब भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहां बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय का अल्पसंख्यकों पर दबदबा कायम होगा या व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, भारत में उसे समान रूप से कानून की सुरक्षा तथा बराबरी के नागरिक अधिकार दिए जाएंगे। और बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद भी देश में यही सवाल एक बार फिर से मुखर हो गया था।
और जैसे यहाँ है मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया और न्यायमूर्ति GN रे सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने कहा था कि इन कार्रवाइयों से उन विनाशकारी घटनाओं की अनुगूंज सुनाई देती है जिनकी परिणति 6 दिसंबर 1992 के दिन अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे के ध्वंस में हुई थी और हजारों निर्दोष नागरिकों ने जान गंवाई, धन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ और इससे भी भारी क्षति तो यह हुई थी कि इस महान भूमि की छवि को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर धक्का पहुंचा कि यहाँ विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता, विश्वास और भाईचारे का महान परंपरा का पालन संरक्षण किया जाता है। और यह दुख की बात है कि एक राजनीतिक दल के नेता और मुख्यमंत्री को अदालत की अवमानना भी अभियोग का सम्मान करना पड़ रहा है लेकिन करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए किया गया है और हम उसे अदालत की अवमानना का दोषी करार देते हैं क्योंकि इस अवमानना से ऐसे बड़े मुद्दे जुड़े हैं जिनका असर हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की बुनियाद पर पड़ता है और इसलिए हम ऐसे एक दिन में प्रतीकात्मक कारावास का दंड भी दे सकते हैं। ये है उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता परिषद के सामने वादा किया था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे की रक्षा की जाएगी और इस वादा खिलाफ में से जुड़े एक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय में फैसला सुनाया गया था। उसके बाद देखते हैं एक नई सहमति का उदय। देखें 1989 के बाद की अवधि को कभी कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय की भी अवधि कहा जाता है। और यदि आप इस दौर की राजनीति के जटिल चरित्र को समझना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस और भाजपा की चुनाव हार जीत की तुलना करनी होगी। जैसे गौर कीजिए कि इस अवधि में भाजपा और कांग्रेस कठिन प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। 1984 के चुनाव से तुलना करने पर आप इन पार्टियों की चुनाव सफलता में क्या अंतर पाएंगे। और आप दूसरा है, आप देखेंगे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिले वोटों को जोड़ दे तब भी 1989 के बाद से उन्हें इतने वोट नहीं मिले कि वे कुल मतों को 50% से ज्यादा हो। और ठीक इसी तरह इन दोनों दलों को जितनी सीटें मिली उन्हें जोड़े और आप देखेंगे कि ये सीटें लोकसभा की कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं है और तो बाकी वोट और सीट कहाँ गए। तीसरा है कि आइए दूसरे अध्याय की बातों को याद करें। आपने इस अध्याय में 2 पार्टी तंत्रों के बारे में पढ़ा था। आइए इस किताब के आखिरी पन्नों पर भी नजर डालें। यहाँ कांग्रेस और जनता पार्टी तंत्र के आरेख पर गौर कीजिए। मौजूदा दलों में ऐसे कौन कौन से दल हैं जो न तो दलों के कांग्रेस परिवार में थे और न ही जनता पार्टी के परिवार में। 90 के दशक में राजनीतिक मुकाबला भाजपा नीति गठबंधन और कांग्रेस नीति गठबंधन के बीच चला। और क्या आप ऐसी पार्टियों की सूची बना सकते हैं जो देश में से किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। 2004 के लोकसभा चुनाव के बारे में देखें। 2004 के चुनाव में कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई और राजग की हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संप्रंग की सरकार बनी। अब इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। संप्रंग को वाम मोर्चा ने समर्थन दिया। 2004 के चुनावों में एक हद तक कांग्रेस का पुनर्स्थापना भी हुआ। 1991 के बाद इस दफा पार्टी की सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ी। बहरहाल 2004 के चुनाव में राजग और संप्रंग को मिले कुछ वोटों का अंतर बड़ा कम था और इस तरह दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई थी। 1990 के दशक के बाद से हमारे सामने जो राजनीतिक प्रक्रिया आकार ले रही है उसमें हम मुख्य रूप से 4 तरह की पार्टियों के उभार को पढ़ सकते हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल दल, भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल दल और वाम मोर्चों के दल और कुछ ऐसे दल जो इन तीनों में से किसी में शामिल नहीं है। और इस स्थिति से संकेत मिलता है कि राजनीतिक मुकाबला बहुकोणीय है और इस स्थिति का एक तगाजा राजनीतिक विचारधाराओं से हेरफेर की है। बढ़ती सहमति क्या है। बढ़ती सहमति के बारे में देखें तो बहरहाल अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति है। बड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति उभरती सी जान पड़ती है और इस सहमति में चार बातें हैं जैसे पहला है कि नई आर्थिक नीति का सहमति। कई समूह नई आर्थिक नीति का खिलाफ है लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में है। अधिकतर
दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। दूसरा है पिछड़ी जातियों के राजनीति और सामाजिक दावे की स्वीकृति। राजनीति दलों के पहचान लिया है कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की जरूरत है और इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के सीटें के आरक्षण के पक्ष में है। राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले। तीसरा है देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है और हमने इस अध्याय में देखा कि प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार के साझेदारी बने रहे हैं और इस दल ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथा है विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर और विचारधारागत अनुसहमति में गैर राजनीतिक गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बात पर जोर दे रहे हैं। जो मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए और सरकार बनाई जो 5 साल तक चली। ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव हैं और आगामी राजनीति के इन्हीं बदलावों के दायरे में आकार लेगी। और भारत की राजनीति के इस अध्याय की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस किस तरह एक प्रभावशाली पार्टी बनकर उभरी है और इस स्थिति में चलकर अब तक हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तेज है। लेकिन इस प्रतिस्पर्धी राजनीति के बीच मुख्य राजनीतिक दलों में कुछ के मसलों पर सहमति है। अगर राजनीतिक दल इस सहमति के दायरे में सक्रिय हैं तो जन आंदोलन और संगठन विकास के नए रूप, स्वप्न और तरीके की पहचान कर रहे हैं और गरीब विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के मसले जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आ रहे हैं और ये आंदोलन राज्य को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत कर रहे हैं और इस तरह लोग जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय तथा लोकतंत्र के मुद्दे पर उठ रहे हैं और हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति के जारी रहेंगी और यह राजनीति इस अध्याय में वर्णित कुछ चीजों के समर्थन के बीच आकार ग्रहण करेगी।